महात्मा गांधी भी बाहर से आए थे, वो भी, लेकिन जब वो आए भारतीय धरती पर उतरे तो उन्होंने वो पहनावा, वो बोली, वो भाषा, रहन सहन का तरीका वो अपनाया, क्योंकि उन्हें इसी मासेस के साथ जुड़ना था। तभी देश को इतनी बड़ी जयराम की तुलना नहीं की जा सकती। जयराम रमेश की नहीं, लेकिन मंत्रियों को सोचना चाहिए ना, आप जिस भाषा, क्योंकि देश में 90% से ज्यादा आबादी वही है, उनको उन्हीं की भाषा में समझाना पड़ेगा आपको। आप अगर कोई क्लासेस से आते हैं तो वो भाषा उनके समझ में नहीं आती। जयराम को आप देख रहे हैं कि एक मौलिक रूप से वो राज्यसभा के सदस्य हैं, उसके बाद मंत्री बने, उनका एक अपना थिंकिंग है, अपने थिंकिंग पे वो कार्य करते हैं, लेकिन उनका इंटेंशन यही था कि क्वालिटेटिव रिसर्च होना चाहिए, फैकल्टी पे उंगली उठाना उनका मकसद नहीं था, जो आम तरीके से चीजों को देखा जा रहा है। It was basically an objective assessment or a suggestion that he was making. Absolutely. It was an objective criticism that he was making, and not much controversy should arise. It should not be given a controversial turn. Exactly. Well, looking at other developments, the centre is believed to have issued an advisory to the Karnataka government in spite of rejecting the governor H.R. Bharadwaj's report about instability, about breakdown of constitutional machinery in the state. And Chief Minister B.S. Yediyurappa has taken strong exception to the advisory issued by the centre, and he has said that what kind of an attitude is the centre trying to reflect? First you reject the governor's report and yet you issue an advisory. So we are yet again moving towards a kind of a standoff between the centre and the state. Actually, this is the compulsion of the central government. Once Bharadwaj had recommended under 356 imposition of president rule, but it was not found valid. So central government has rejected it. Now ये एक फेस सेविंग डिवाइस है। आपने गवर्नर के रिकमेंडेशन को रिजेक्ट कर दिया, आप गवर्नर को रिकॉल भी नहीं कर रहे हैं, देन व्हाट ऑप्शन यू हैव एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट? तो एक फेस सेविंग डिवाइस को लेके इन्होंने एक एडवाइजरी इशू की है कि लुक, रन द प्रॉपर गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अदरवाइज वी आर हियर टू टेक द एक्शन। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है जो गृह मंत्रालय सामान्यतः गवर्नर के सिफारिश के बाद उनको भेजता है कि देखिए भाई आप बिहेव कीजिए, अदरवाइज हम आपको सिफारिश कर रहे हैं, हम एडवाइजरी इशू कर रहे हैं। अभी तक हमने आपको 2 एडवाइजरी इशू कर दिया है। एक तरह से सो कॉज नोटिस है, ये एक बैकग्राउंड बनाने की प्रक्रिया है कि आगे कभी राष्ट्रपति शासन लगाने का मौका मिले तो एक पुख्ता दस्तावेज तैयार रहे कि भूतकाल में हमने आपको इतनी एडवाइजरी इशू की जा चुकी है और आप फिर भी नहीं सुधार रहे हैं। तो ये एक चेहरा को दुरुस्त करने की प्रक्रिया है। अनुज जी, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस पूरे प्रकरण में जो गवर्नर द्वारा हुआ हो या चाहे यहाँ से हुआ हो, जो भाजपा ने कर्नाटक में अपनी राजनीतिक रसूख को थोड़ा खोया था, यहाँ पर मुख्यमंत्री जिन पे तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप, उन्हें अपने ही विधायकों का रोष झेलना पड़ा, बागियों का अलग, अपनी 2 बार सरकार बचाने के लिए उन्होंने यहाँ केंद्रीय अपना जो उनका वो है मंत्री, केंद्रीय जो माफ कीजिएगा नेता है, उनको भी उन्होंने दरकिनार कर दिया था। ऐसी स्थिति में यहाँ पे जो ये वाकया भारद्वाज जी जो द्वारा हुआ, राष्ट्रपति के शासन की अनुशंसा उन्होंने की, उससे गृह मंत्रालय द्वारा करना, उसके बाद यहाँ के जो राष्ट्रीय नेता है उन्होंने दबाव बनाया सरकार पर, ये सब लगता नहीं कि राज्य में कहीं ना कहीं जो है भाजपा को एक जीवन दान या कहें उसे एक संजीवनी का काम कर रही है? देखिए, गवर्नर अपने विवेक से काम कर रहे हैं और इसके अलावा उन्होंने जो संवैधानिक बातों को देख के सिफारिश की थी उसमें इतना बल नहीं था, क्योंकि लेजिस्लेचर आंकड़ों का खेल है, आंकड़े येदियुरप्पा के साथ हैं, तो इस पे ना तो कोर्ट कुछ कर सकता है, ना गवर्नर कुछ कर सकता है, ना राष्ट्रपति कुछ कर सकता है। एज लॉन्ग एज स्टैटिस्टिक्स आर फेवरिंग येदियुरप्पा, ही विल सर्वाइव एंड हिज गवर्नमेंट विल बी देयर। अब इसमें थोड़ा सा पॉलिटिकल गेन येदियुरप्पा का हो रहा है, इसमें आम इंसान इससे कुछ नहीं कहा जा सकता, उसको ज़्यादा मिल गया, इसको कम मिल गया, तो बट इट्स जस्ट गेम ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। In the near future, do you see a potential threat for Yediyurappa's government there? As long as he is enjoying the majority of the legislature, I don't think there is But any even danger. that is very flimsy. We had seen that the MLAs had defected. Now only later they came back after much efforts from the state as well as central BJP There leaders. are other factors, which factors are making close to the Yediyurappa government, that we can discuss in a separate item, that's related with the corruption and all, mines mafia and other things are there. So lot of factors are there why Yediyurappa is continuing. So there are a lot of several interests is prevailing in Karnataka. So you're saying as long as numbers are there with Yediyurappa, his government faces no threat in Karnataka. Well, how much, for how long a time those numbers stay with Yediyurappa, that is what remains to be seen. On that note, it's time for us to slip into a very short break. When we come back, we'll talk about today's major international stories. Do stay tuned.